हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सेल्स ऑफ इम्यूनिटी के एक सेल के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के फंक्शंस, उनके टाइप्स, उन सब के बारे में हमने देख लिया था। कैसे उनका एक्टिवेशन मैकेनिज्म है, कैसे वो डिवाइड होते हैं और कैसे वो एक्ट करते हैं या फिर अटैक करते हैं फॉरेन पैथोजेंस को, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर होगा वो बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स के बारे में होगा कि टी लिम्फोसाइट्स कैसे डिवाइड होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एक्टिवेट कैसे होते हैं और कैसे ये फॉरेन पैथोजेंस को किल करते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट के बारे में एक बेसिक चीज़ आप लोगों को पता होगी। मैंने बताया था कि जो टी लिम्फोसाइट है उनका जो डेवलपमेंट है या फिर जो वो बनते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, फॉर्म इन बोन मैरो, बट इनका जो मैच्योरेशन है इन थाइमस। ओके, ये चीज़ तो आप लोगों को पता है, मैंने पिछले या पहले के भी लेक्चर्स में बताया है कि बोन मैरो में ये फॉर्म करते हैं, ये और बी सेल दोनों फॉर्म करते हैं, पर मैच्योरेशन के लिए जो टी सेल हैं वो थाइमस में चले जाते हैं और वहाँ जाके ये मैच्योर होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं इसके बाद कि टी सेल के बारे में अपन ने देखा था कि जो भी सेल्स हैं, कोई फैगोसिटिक सेल हो जो कि ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है, वो वैसे जो सेल्स हैं वो फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करने के बाद किसके पास जाते हैं? टी सेल के बाद। ओके, अब टी सेल के पास जो जाते हैं तो वहाँ पे टी सेल के सरफेस पे बहुत सारे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। वो रिसेप्टर्स किस चीज़ के लिए होते हैं? ताकि जो एंटीजन आए उस रिसेप्टर से बाइंड कर सके और फिर जो टी सेल है वो एक्टिवेट हो सके और आगे बी सेल के पास जा सके या खुद से ही उस एंटीजन को किल कर सके। ओके, सो इसके कारण रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन टी सेल रिसेप्टर्स बोलते हैं। टी सेल रिसेप्टर्स, ओके, TCRs ये होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन टी सेल सरफेस। टी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं टी सेल रिसेप्टर्स। ओके, ये चीज़ के बारे में तो आपको पता चल गया। अब ये टी सेल रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये जो टी सेल रिसेप्टर्स हैं ये उन एंटीजेंस को पहचानते हैं और बाइंड करते हैं जिन एंटीजेंस को MHC लेके आता है। MHC के बारे में भी मैंने बताया था। MHC जो है वो एंटीजेंस को लेके आता है। अब MHC एक कॉम्प्लेक्स है, उसने एंटीजेंस को बाइंड किया अपने ऊपर और वो टी सेल रिसेप्टर के पास पहुंच गया। सो ये है MHC, ये है आपका एंटीजन और ये है आपका टी सेल रिसेप्टर। ओके, सो टी सेल रिसेप्टर को जो एंटीजन है वो MHC टी सेल रिसेप्टर के पास लेके जाएगा या टी सेल के पास लेके जाएगा। MHC इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस। ओके, दे आर द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो कि टी सेल के पास जो एंटीजन है उसकी इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। ओके, तो MHC के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आपके इम्यून सिस्टम में। अगर इम्यून सिस्टम, क्योंकि बी सेल्स जो होते हैं उसके जो रिसेप्टर्स हैं उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही आइडेंटिफाई करके उसको आइडेंटिफाई करेंगे, टी सेल लेके जाएगा और उसको एक साथ अपने ऊपर अटैच कर लेंगे और उसके आगे फंक्शन करेंगे और एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेंगे बी सेल्स। बट टी सेल को जब भी एंटीजन चाहिए वो पेप्टाइड फॉर्म में चाहिए, तो टी सेल को कोई कैरियर चाहिए कि जो उस एंटीजन को पकड़ के उसके पास लेके आए, और वो कौन होता है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स, MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या होता है? दे आर द क्लस्टर ऑफ जीन्स, जीन का गुच्छा बोल लो एक जगह, क्लस्टर ऑफ जीन्स। ओके, दे आर क्लस्टर ऑफ जीन्स। अब ये क्या करते हैं, इनका रोल कहाँ पे होता है कि
इंटरसेलुलर रिकॉग्निशन जो है, इंटरसेलुलर रिकॉग्निशन किसका? सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन में। एक चीज़ मैंने बताया था कि कुछ एंटीजन सेल सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे खुद के शरीर के एंटीजन्स होते हैं। तो सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ जो एंटीजन है उसमें डिफ्रेंशिएट करने का जो काम है वो MHC करता है। हमें अपने खुद के शरीर के एंटीजेंस को नहीं किल करना, जो फॉरेन एंटीजन है उनको किल करना है। तो हमें पहचानना तो पड़ेगा ना कि हमारे शरीर के एंटीजेंस कौन है और फॉरेन पैथोजेंस कौन है या फॉरेन एंटीजन कौन है। तो उसका काम कौन करता है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स करता है। ओके, सेल्फ और नॉन सेल्फ का रिकॉग्निशन का काम। उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या होगा MHC मॉलिक्यूल का, कि MHC मॉलिक्यूल जो है वो लेके आता है एंटीजन को टी सेल के पास। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ MHC मॉलिक्यूल इज टू ब्रिंग एंटीजन टू द सेल सरफेस फॉर रिकॉग्निशन बाय टी सेल। MHC के सरफेस पे या जो भी सेल्स जिनने इनगल्फ किया है इस एंटीजन को, उसके सरफेस पे उस एंटीजन को लेके जाना। मैंने बताया था उस एंटीजन का एक पोर्शन बाहर रहता है, तो उसको कोई बाहर लेके जाने वाला होना चाहिए ना। तो उस एंटीजन के पोर्शन को बाहर लेके जाने वाला MHC होता है, ताकि इस एंटीजन को टी सेल पहचान सके, रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ MHC ये एंटीजन लेके आया है, मतलब ये जो एंटीजन है वो बाहरी एंटीजन है, हमारे शरीर का एंटीजन नहीं है, तो मैं इसको किल कर सकता हूँ। तो इसको किल करने के लिए टी सेल जब एक्टिवेट होता है, जब MHC इस एंटीजन को टी सेल को मतलब एंटीजन को प्रेजेंट करता है और टी सेल इसको कैप्चर करके फर्दर आगे फंक्शन करता है, या तो उसको खुद किल करता है या बी सेल के पास ले जाके एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाता है। ओके, ये चीज़ तो क्लियर हो गई MHC के बारे में। आगे अपन चलते हैं, फर्दर टी सेल के ऊपर ध्यान देते हैं। टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, टी सेल एंड टी लिम्फोसाइट। अब जब MHC एंटीजन प्रेजेंट कर देता है टी सेल को, तो टी सेल एक्टिवेट हो जाता है। MHC प्रेजेंट एंटीजन टू टी सेल। इससे क्या हुआ? टी सेल गेट एक्टिवेटेड। अब टी सेल यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, मतलब अब फर्दर या आगे फंक्शन करेगा। टी सेल एक्टिवेट होगा, तो एक्टिवेट होने के बाद जैसे हमने बी सेल में पढ़ा था वैसे ही सेम फंक्शन टी सेल में होगा कि अलग अलग सेल्स में डिवाइड होगा। अलग अलग सेल्स में डिवाइड होने का मतलब कि एक जो है वो तो इफेक्टर पोर्शन बनेगा, मतलब ये वो पोर्शन है जो अटैक करेगा। ओके, अटैक करेगा या उसके प्रति रिस्पॉन्स अपना जनरेट करेगा, और दूसरा जो है वो बनेगा मेमोरी। ये तो क्लियर है आपके पास कि एक जो है इफेक्टर बनेगा जो कि अटैक करेगा, दूसरा होगा मेमोरी जो कि उसकी मेमोरी रखेगा फॉर फ्यूचर यूज़। फ्यूचर में कभी भी वो फॉरेन पैथोजन वापस अटैक करता है तो उसके लिए उसकी मेमोरी को भी रखना ज़रूरी है, ताकि बाद में हम उसे बहुत आराम से पहचान सकें। ओके, तो इसका एक अपन चार्ट देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क होता है, किस तरह से ये काम होता है पूरा, और किस सीरीज़ में ये काम कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पे MHC मॉलिक्यूल है और इसके पास है एंटीजन। ओके, तो ये है आपका MHC मॉलिक्यूल, ये उसके साथ अटैच हुआ है क्या? एंटीजन, फॉरेन एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पैथोजन जो आपको बीमारी क्रिएट करने के लिए आया है। ओके, अब ये जाके बाइंड होगा आपके टी सेल के, बहुत सारे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं टी सेल के सरफेस पे। ये टी सेल है और ये उसका सरफेस है, और ये जो पोर्शन है ये है आपका टी सेल रिसेप्टर्स, TCR, टी सेल रिसेप्टर। तो अब जब ये दोनों एक दूसरे से बाइंड होंगे तो क्या होगा? टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। ये जब बाइंड होंगे तो क्या करेगा? ये जो टी सेल है जब MHC से एंटीजन ले लेगा तो फिर ये क्या करेगा? टी सेल गेट एक्टिवेटेड।
टी सेल गेट्स एक्टिवेटेड, टी सेल क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब टी सेल जब एक्टिवेट हो जाएगा तो एक्टिवेट होने के बाद ये डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट किन पार्ट्स में होगा, मतलब डिफरेंशिएट मतलब एक सेल है, अब वो दो पार्ट में बनेगा, दो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। एक जो है वो तो कन्वर्ट होगा आपके इफेक्टर सेल में, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एक जो है वो आपका इफेक्टर टी सेल में कन्वर्ट होगा, इफेक्टर टी सेल, और जो दूसरे हैं वो होंगे आपके मेमोरी टी सेल। ये क्या करेंगे, उस पैथोजन की मेमोरी रखेंगे। अब इफेक्टर टी सेल जो है वो क्या करेंगे कि दे सिक्रीट साइटोकाइंस या दे सिक्रीट साइटोकाइन। अब साइटोकाइन क्या करेगा कि जो अदर सेल्स है उनको सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ओके, जब साइटोकाइन मतलब इफेक्टर टी सेल आया, इफेक्टर टी सेल का बेसिक मोटिव क्या है, उस एंटीजन को खत्म करना। यहाँ पे तो मेमोरी रख रहे हैं और यहाँ पे फंक्शन है कि खत्म करना। अब टी सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि टी सेल जो है वो इंफॉर्मेशन लेके बी सेल के पास जाता है, बिकॉज टी सेल इज जूनियर एंड बी सेल इज सीनियर। तो टी सेल जो है बी सेल के पास जाएगा इंफॉर्मेशन लेके। तो इसमें भी जब सिक्रीट करेंगे साइटोकाइंस तो अलग अलग इम्यून सेल्स जो हैं उनको जाके ये सिग्नल मिलेगा। साइटोकाइन सिक्रीट करने का मतलब एक सिग्नल प्रोवाइड करना कि मेरे पास एक फॉरेन पैथोजन है, आओ इसको खत्म करो। एक तरह का ये सिग्नल प्रोवाइड होता है। ओके, तो साइटोकाइंस जब आया तो साइटोकाइंस के आने के बाद फर्दर एक्टिवेशन हुआ। एक एक्टिवेट के कौन हुए, बाकी के जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हुए। तो एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, ये तो एक और एक्टिवेशन हो गया। अब यहाँ पे फर्दर एक डिवीज़न होगा। अब जो डिवीज़न होगा वो दो टाइप का होगा। एक जो आपके बी सेल के पास जाएंगे, टी सेल जब बी सेल के पास जाता है, और दूसरे जब टी सेल वहीं पे रहेंगे, टी सेल अब किसी के और के पास नहीं जाएंगे। ये फर्दर जो दूसरे सेल्स है वो आएंगे इनको मारने के लिए, जो एंटीजन ने पकड़ के रखा है इसने उसको। तो बी सेल के पास जब आते हैं तो कल मैंने जो बी सेल का फंक्शन बताया था वही सेम परफॉर्म होगा कि बी सेल है वो किस में कन्वर्ट होगा, प्लाज्मा ब्लास्ट में। फर्दर प्लाज्मा ब्लास्ट किस में कन्वर्ट होता था, प्लाज्मा सेल में। और प्लाज्मा सेल क्या बनाता था, एंटीबॉडीज। ओके, ये तो सेम फंक्शन रहेगा इस केस में भी, अगर टी सेल जो है वो बी सेल के पास जाएगा तब। और जब टी सेल के पास मतलब वहीं पे रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा है किसी और सेल के पास, बाकी सेल्स आएंगे कि हाँ भाई टी सेल के अलावा इसको डायरेक्ट किल करना है, तब क्या होगा, मतलब डायरेक्ट किल करने का मतलब एंटीबॉडी उसके खिलाफ नहीं बन रही है, बट जो बाकी फैगोसिटिक सेल्स है वो उसको अंदर लेके इनगल्फ करके उसको एसिडिक मीडियम से मार देंगे। तो यहाँ पे टी सेल क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे लिम्फोकाइन। ये साइटोकाइन का ही सबसेट है, साइटोकाइन की तरह ही है, और ये भी सिग्नल प्रोवाइड करता है दूसरे सेल्स को, लाइक माइक्रोफाजेज और ऐसे इम्यून सेल्स को ये सिग्नल प्रोवाइड करता है कि मेरे पास आओ। ठीक है, आने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो लिम्फोकाइन का सिक्रीशन होता है। लिम्फोकाइन का सिक्रीशन होके क्या करता है, बाकी सेल्स आते हैं इसके पास और उस एंटीजन को मार देते हैं। दे किल दी एंटीजन। ओके, सो एक तो हो गया टी सेल जब बी सेल के पास पहुंचा, इसको मैं मिटाता हूं। ओके, एक तो हो गया कि जब टी सेल जो है वो बी सेल के पास पहुंचा तो ये फंक्शन हुआ, और ये सेल टी सेल के बी सेल के पास ना जाके इसने जब सिक्रीट किया लिम्फोकाइन सिक्रीशन, उसके बाद भी क्या हुआ, दूसरे जो आपके इम्यून सेल्स हैं उन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। हाँ, रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर इम्यून सेल्स।
ओके, और उन्होंने फाइनली क्या कर दिया, किल दी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन जो भी हो, किल दी पैथोजन। तो टी सेल जब लिम्फोकाइन सिक्रीट करेगा, फाइनली जो दूसरे इम्यून सेल्स है, फैगोसाइटिक सेल और ऑर्बिक्यूलिक सेल, किल करेंगे पैथोजन को। टी सेल जब बी सेल के पास जाएगा तो प्लाज्मा ब्लास्ट बनेगा, वहां से प्लाज्मा सेल बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा, और एंटीबॉडी भी क्या करेगा, किल द पैथोजन। और उसके अलावा मेमोरी टी सेल है जो कि उसकी मेमोरी रखेगा। अब अपन इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं टी सेल का। ये तो आपको मैकेनिज्म आई थिंक समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे टेबुलर फॉर्म में या फ्लो चार्ट फॉर्म में बना के रखना ताकि ईजिली आप समझ में इसको समझ सको। ओके, अब अपन इसके कुछ और टाइप्स देख लेते हैं। एक तो हम लोग को इफेक्टर सेल पता चल गया, मतलब जो सेल साइटोटॉक्सिक सेल जो कि किल करते हैं, ओके, जो कि किल करते हैं, क्या कहते हैं, आपके सेल्स को, या फिर किलर सेल्स जिनको बोलते हैं, जो फॉरेन पैथोजन को किल करते हैं। और उसके बाद अपन ने मेमोरी सेल देख लिया कि मेमोरी सेल क्या करता है, उसकी मेमोरी रखता है। इसके अलावा भी सेल्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता है, जैसे कि टी हेल्पर सेल। अब यहाँ पे टी हेल्पर सेल का कहीं नाम नहीं आया, टी हेल्पर सेल, इसको TH ऐसे भी लिख सकते हो। अब टी हेल्पर सेल है, ये क्या करता है, इसके बारे में वैसे अपन ने पढ़ा था जब अपन ने स्टार्ट किया था एडेप्टिव इम्यूनिटी, उसमें हमने पढ़ा था कि एक हेल्पर सेल होते हैं, एक किलर सेल होते हैं, एक को CD4 बोलते हैं, एक को CD8 बोलते हैं। ओके, ये तो अपन ने पढ़ लिया था। तो टी हेल्पर सेल क्या करते हैं कि टी हेल्पर सेल सबसे पहले तो बी सेल को एक्टिवेट करने का काम करते हैं ताकि वो एंटीबॉडी का सिक्रीशन कर सकें। Activates B cell to secrete antibodies. Activate B cells to secrete antibody. ओके, एक फंक्शन तो हो गया कि बी सेल को एक्टिवेट करते हैं एंटीबॉडी के सिक्रीशन के लिए। उसके बाद और क्या फंक्शन है कि मैक्रोफाजेस को भी ये एक्टिवेट करते हैं ताकि वो जो है पैथोजेंस को वो इंजेस्ट कर सकें। ओके, activates macrophages to destroy ingested microbes. Activate macrophages to destroy microbes. ओके, माइक्रोब्स के डिस्ट्रक्शन के लिए मैक्रोफाजेस को एक्टिवेट करते हैं। मैक्रोफाजेस के बारे में हमने पहले डिटेल में पढ़ लिया था। तो मैक्रोफाजेस से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप जाके देख लेना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैक्रोफाजेस वाले वीडियो के लिए। ओके, तो मैक्रोफाजेस कैसे फंक्शन करता है वो भी आप जाके देख लेना, एक बार आपको क्लियर हो जाएगा देखने में अगर किसी से छूट गया हो तो। अब उसके आगे अपन देखते हैं और क्या करता है कि हेल्पर टी सेल जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी जो है, जो किलर टी सेल है, उनकी भी एक्टिवेशन में हेल्प करता है ताकि वो इन्फेक्टेड या टारगेट सेल को जाके किल कर सके। ओके, तो हेल्प एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक टी सेल, एक्टिवेट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ओके, एक्टिवेट साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और they are responsible for proper functioning या proper working of rest of the immune cells. Responsible for proper working of rest of the immune cells. जो बाकी के इम्यून सेल्स है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, वो ठीक तरीके से काम कर सके, वो भी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आपका हेल्पर टी सेल। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी और शुरुआती वीडियोस में ये बताया था कि जो एड्स जैसी बीमारी है वो क्या करती है, हमारे हेल्पर टी सेल पे ही अटैक करती है। क्यों? क्योंकि वो बाकी जो इम्यून सेल्स हैं उनका भी रेगुलेशन हेल्पर टी सेल ही करता है ताकि वो ठीक से काम कर सकें। तो अगर हमारा हेल्पर टी सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा या इन्फेक्ट हो जाएगा तो बाकी सेल्स जो इम्यून सेल्स है वो अपने आप फंक्शनिंग बंद कर देंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कम कर पाएंगे। तो हमारे शरीर में कोई भी
फॉरेन पैथोजन आएगा तो उसके प्रति लड़ने की जो हमारी क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाएगी। इस कारण से जब एड्स हमारे ऊपर अटैक करता है तो वो हेल्पर टी सेल पे अटैक करता है और हमारा पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम ही डाउन कर देता है, ताकि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स बुरी तरह से ख़त्म हो जाए, कम हो जाए और हमारा शरीर किसी भी टाइप के पैथोजन से लड़ने के लिए सक्षम ना रहे। ओके, सो हेल्पर टी सेल के बारे में तो आपको पता चल गया कि किस तरह से काम करता है और क्या क्या काम करता है, राइट। आगे देखते हैं अपन देखते हैं मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल के बारे में तो आपको पता ही है कि मेमोरी टी सेल क्या करता है, मेमोरी रखता है। जब आपका काम खत्म हो जाए, यहाँ पे इफेक्टर टी सेल का या साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम खत्म हो जाए और जो पैथोजन है वो किल हो जाए, उसके बाद जो वो इफेक्टर सेल्स है ना वो एपोप्टोसिस में चले जाते हैं। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। वो जो किलर टी सेल्स, अब उनका कोई फंक्शन रहा नहीं, किलर टी सेल का काम खत्म हो गया। तो किलर टी सेल्स जो हैं, किलर टी सेल्स दे अंडरगो एपोप्टोसिस, वो खत्म कर लेंगे खुद को। ओके, सो एपोप्टोसिस में जाएंगे, जो अपने सेल्स को ही खत्म कर देंगे क्योंकि अब इनकी ज़रूरत रहे ही नहीं। बट किलर टी सेल्स को छोड़ के उसके अलावा भी कुछ टी सेल्स होते हैं जो कि लॉन्ग लिव्ड सेल्स होते हैं। ओके, एक स्मॉल पोर्शन कुछ लॉन्ग लिव्ड सेल्स का वो एपोप्टोसिस में ना जाकर वो पहुंच जाएंगे, बन जाएंगे मेमोरी टी सेल। अब मेमोरी टी सेल जो बन जाएंगे तो उनका क्या काम रहेगा, उनका ये काम रहेगा कि मेमोरी, एक अपने अंदर एक मेमोरी रखना, एक समझ लो कि एक USB है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा फिल है, तो इनके अंदर भी डेटा भरा हुआ रहता है। किस चीज़ का, उस फॉरेन पैथोजन का। वो फॉरेन पैथोजन जब भी आएगा, अब इनको क्या पता रहेगा उस फॉरेन पैथोजन के बारे में। एक फॉरेन पैथोजन जो आया था उसके सेल के ऊपर किस टाइप का प्रोटीन का कोड था, कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट था, उसके कवरिंग लेयर कितने टाइप्स के थे, उसके अंदर केमिकल्स कौन कौन से थे, उसका जो प्रोटेक्टिव लेयर है या फिर उस पर अटैक हमने कौन सा केमिकल बना के किया था, ये सारी जो मेमोरी है वो ये सेल रखेगा, जिसको अपन मेमोरी टी सेल बोलते हैं। और जब भी हमारा एक्सपोजर उस फॉरेन पैथोजन से दोबारा होगा और जब भी वो फॉरेन पैथोजन हमारे शरीर में दोबारा एंट्री करने की कोशिश करेगा या एंटर करेगा, तब हमारा टी सेल जो है वो फास्ट वर्क करेगा और उसके बाद वो जो फॉरेन पैथोजन है उस पर अटैक करके हमें किसी भी टाइप की बीमारी से बचाएगा और वो फॉरेन पैथोजन हम पे किसी भी टाइप का अटैक नहीं कर पाएगा। ओके, सो ये बेसिक मैकेनिज्म था आपके टी लिम्फोसाइट्स का। हमने पहले बी लिम्फोसाइट्स पढ़ लिया, आज टी लिम्फोसाइट्स खत्म कर दिया। तो इम्यून सेल्स जो बेसिक आपको पढ़ने थे आपके सिलेबस में, आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस में, वो यही थे। तो इम्यून सेल्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि किस टाइप के इम्यून सेल्स होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है। उसके पहले हमने इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस में उसको कवर कर लिया। हमने इम्यूनोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लिया, इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी देख ली, वर्किंग मैकेनिज्म्स देख लिए, उनके अंडर आने वाले सेल्स को देख लिया, उसके बाद उनका एक्टिवेशन प्रोसीजर देख लिया, एंटीबॉडीज़ को पढ़ लिया, एंटीजेंस को पढ़ लिया, उनके इंटरेक्शंस को पढ़ लिया, फीचर्स को पढ़ लिया, स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली। और अब हमारे सेल्स ऑफ इम्यूनिटी में हमने मैक्रोफाजेस, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट के बारे में डिस्कशन कर लिया। सो ये बेसिक था आपके इम्यूनोलॉजी का ओवरव्यू। हम नेक्स्ट क्लास में एक पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि हमने स्टार्ट से लेके एंड तक इम्यूनोलॉजी के जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको हम एक संक्षेप में या समराइज करके एक बार एक वीडियो में उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे तक प्रेजेंट कर सके और आपको वापस सब कुछ रिवाइज हो सके। सो ये वीडियो टी लिम्फोसाइट के बारे में था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।